हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विद आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2017 जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हमें दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को तैयार करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें अधिक से अधिक। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज हम डेली 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के रूप में कराता हूं। आज हमारा 11वां प्रश्न है, संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। क्या आप समझते हैं कि यह करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में काफी प्रभावकारी है। सबसे पहले हम प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे ये प्रश्न में पूछ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को की उत्तर के रूप में भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट मुख्य भाग, अंत में हम लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष लिखेंगे। चलिए अब हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। इसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना, करों के दोहराव को समाप्त करना तथा एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा को साकार करना था। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। 101वें संशोधन के प्रमुख अभिलक्षण देखें। क्या क्या अभिलक्षण है? अनुच्छेद 246 ए द्वारा केंद्र एवं राज्यों को जीएसटी लगाने की शक्ति, अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना, सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी की व्यवस्था करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की सुविधा उपलब्ध कराना, अनेक अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण करना। अब हम इसकी प्रभावशीलता देखें। क्या क्या प्रभावशीलता? आईटीसी से करों का सोपानिक प्रभाव काफी हद तक समाप्त हुआ। राज्यों के बीच कर बाधाएं घटी तथा साझा राष्ट्रीय बाजार विकसित हुआ। ई बिल, ई बे बिल, ई गवर्नेंस, ई इनवॉइस से व्यापार सुगम हुआ। हालांकि अनेक कर दरें, अनुपालन की जटिलता तथा छोटे व्यवसायों की चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। कुल मिलाकर 101वां संविधान संशोधन भारतीय कर सुधारों में एक ऐतिहासिक कदम है। कर प्रणाली को और सरल, स्थिर एवं तकनीक सक्षम बनाकर जीएसटी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया। इस निर्णय ने मौलिक अधिकारों की व्यापक और गतिशील व्याख्या को सुदृढ़ किया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों का विस्तार। सबसे पहले हम देखें, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का विस्तार करना, गरिमा, स्वायत्तता और व्यक्तिगत प्रसन्न को संवैधानिक संरक्षण देना, डिजिटल डेटा एवं व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को मान्यता देना, राज्य की निगरानी और हस्तक्षेप पर वैधता, आवश्यकता और अनुपातिकता की कसौटी लागू करना, LGBTQ+ अधिकार, प्रजनन अधिकार तथा सूचना संबंधी गोपनीयता को भी बल मिला है।
अब हम सीमाएं देखें, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और वैध राजहितों हेतु उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। पुट्टास्वामी नेडे ने संविधान को बदलती तकनीकी और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया है। यह निर्णय व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुदृढ़ करते हुए संवैधानिक लोकतंत्र तथा मौलिक अधिकारों के निरंतर विस्तार का महत्वपूर्ण आधार बन गया। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता है, और इसके कारण भी बताइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा के बीच विधेयक पर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, दोनों सदन विधेयक में संशोधनों पर अंतिम रूप से असहमत हों तब बुलाया जा सकता है, दूसरा सदन विधेयक प्राप्त होने के 6 माह के भीतर पारित न करे। एवं किन मामलों में संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता है? पहले धन विधेयक अनुच्छेद 110, इसमें लोकसभा को प्रमुख अधिकार प्राप्त है तथा राज्यसभा केवल सिफारिश दे सकती है। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368, इसे दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। संयुक्त सत्र संघीय संतुलन और संवैधानिक कठोरता के विरुद्ध होगा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। संयुक्त सत्र लोकतांत्रिक गतिरोध दूर करने का प्रभावी संवैधानिक साधन है, जबकि धन एवं संविधान संशोधन विधेयकों को इससे बाहर रखकर संविधान ने लोकसभा की वित्तीय सर्वोच्चता तथा संघीय व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादा को सुरक्षित रखा है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या है और लोकतंत्र को सफल बनाने में वह किस सीमा तक महत्वपूर्ण है? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2016 में चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनाने हेतु अनेक चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया, जिससे लोकतंत्र की गुणवत्ता सुदृढ़ हो सके। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख प्रस्ताव 2016 में देखें। राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना, गंभीर आपराधिक आरोप पत्र दाखिल होने पर चुनाव लड़ने पर रोक हेतु कानून, चुनावी व्यय एवं चंदे की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पेड न्यूज को चुनावी अपराध घोषित करना, चुनाव में सरकारी विज्ञापनों व संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक, चुनाव आयोग को अयोग्यता संबंधी अधिक अधिकार देना। अब हम इसकी महत्व देखेंगे। राजनीति का अपराधीकरण कम होगा, धन बल एवं बाहुबल का प्रभाव घटेगा, समान अवसर एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मतदाताओं का विश्वास और लोकतांत्रिक जवाबदेही मजबूत होगी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इन सुधारों का प्रभाव तभी पूर्ण होगा जब संसद आवश्यक कानून बनाए, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए तथा नागरिक जागरूकता और तकनीकी पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया जाए। इससे भारत का लोकतंत्र अधिक स्वच्छ, उत्तरदायी और सहभागी बन सकेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। महिलाएं जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्तरों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग
उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए की गई। यह महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देने वाला वैधानिक निकाय है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियां देखें, क्या क्या उपलब्धियां हैं। महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रभावी मंच उपलब्ध कराया। घरेलू हिंसा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज एवं साइबर अपराध जैसे मामलों में हस्तक्षेप। महिलाओं से संबंधित कानूनों में सुधार हेतु सरकार को सिफारिशें देना। कानूनी जागरूकता, परामर्श एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन करना। अब हम सीमाएं देखें, क्या क्या सीमाएं हैं। आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। सीमित वित्तीय एवं मानव संसाधन, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच और जागरूकता का अभाव, कई मामलों में कार्रवाई में देरी तथा राज्यों के साथ समन्वय की कमी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिक वैधानिक शक्तियां, पर्याप्त संसाधन, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय तथा त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था आवश्यक है। तभी महिलाओं की सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्यवाद।